हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम यूपीएससी, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली एक इस गवर्नमेंट बॉडी है जो पूरे साल कई तरह के इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सीडीएस हुआ, ईपीएफओ हुआ, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम हुआ, या फिर आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हुआ। जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है ना, इसके अंतर्गत ये आयोग आपको 24 सर्विसेज के लिए क्वालिफाइड करता है। यहाँ पर जो अप्रोक्स 24 सर्विसेज हैं, इसमें से कुछ रेलवे की हट गई हैं, इसलिए अब तो इसमें कम हो गया, लेकिन अप्रोक्स जो है वो 24 हैं। इसी में से जो सबसे प्रेस्टिजियस जो जॉब है वो कौन सी है, वो है आपकी आईएएस की। ये जो जॉब है ना, जो 24 जॉब दी जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसी को माना जाता है, और सबसे जो अधिकतर लोग एग्ज़ाम देते हैं उनकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा आईएएस ही रहती है, इसलिए इसे आईएएस एग्ज़ाम भी बोला जाता है। तो ये सिविल सर्विसेज या फिर आईएएस एग्ज़ाम है, इसका आज हम सिलेबस देखेंगे और जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। ये जो एग्ज़ाम है ना आपको इस एग्ज़ाम की 3 स्टेज रहती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 के अंतर्गत क्या देखा जाता है? स्टेज 1 में देखा जाएगा, जब आप स्टेज 1 में होंगे ना, तो यहाँ पर आपको पहले एक जनवरी के मंथ में एक नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश किया जाता है। जब नोटिफिकेशन पब्लिश होता है ना, उसका लोग फॉर्म फिल करते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप देखेंगे मई या फिर जून में इनका सबसे पहले एक एग्ज़ाम होता है, वो उसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, यानी कि प्री एग्ज़ाम। जब ये एग्ज़ाम होता है ना, तो इसमें कई सारे लोग कंडक्ट होते हैं, तो उन लोगों में से छटनी करने के लिए तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है, क्योंकि सभी लोगों का मीन्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी फिर उसमें। तो यहाँ पर लोगों की छटनी करने के लिए ना, ये आपका स्टेज 1 होती है, इसे बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम या फिर प्रारंभिक परीक्षा। अब इसका जो शेड्यूल होता है ना, कि एक दिन में आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। पहले आपका 2 घंटे का एक एग्ज़ाम होता है, फिर 3 घंटे का बीच में ब्रेक होता है, फिर आपका 2 घंटे का एक एग्ज़ाम और होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल चर्चा करेंगे। फिर जब आप यहाँ पे पास कर जाते हैं ना, उसके बाद आप जाते हैं सेकंड स्टेज में। अब बात आती है कि कितने लोग पास करके सेकंड स्टेज तक पहुँचेंगे। आप मान के चलिए अप्रॉक्स कितनी 500 जॉब निकली है यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए, ठीक है। अब इसका इंटू 15 सेकंड स्टेज तक पहुँचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 4 लाख लोगों ने पेपर दिया, अब 4 लाख लोगों में से 500 इंटू माना जाएगा कितने, 7500, ठीक है। 7500 लोग यहाँ पर मेंस का एग्ज़ाम में कंडक्ट होंगे। अब जो मेंस का एग्ज़ाम होगा ना, इसमें से कितने लोग थर्ड स्टेज जो पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू राउंड होता है, इसमें कितने लोग पहुँचेंगे? इसमें पहुँचते हैं 500 इंटू 3। यहाँ पे इंटू 5 लिए जाते हैं, फिर इंटू 3 लिए जाते हैं, यानी कि एक सीट पे 3 लोग। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो कितने लोगों का होगा? वो होगा आपका 1500 लोगों का। तो इस तरह से आपका ये यूपीएससी का प्रोसेस चलता है। कितनी स्टेज है आपकी? फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। सेकंड स्टेज में आपके यहाँ पे दो एग्जाम होने थे आपके एक दिन में। यहाँ पे आपके टोटल 9 एग्जाम होते हैं। 9 एग्जाम में से 2 एग्जाम है वो आपके क्वालिफाई हैं, उसके नंबर आपके मेंस में जो मेरिट बनती है उसमें नहीं जोड़े जाते। बाकी के जो 7 पेपर होते हैं ना, उसमें से एक एसए का होता है, 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। तो ये आपके नंबर जोड़ के कितने हो जाते हैं? टोटल 1750, क्योंकि एक पेपर आपका 250 नंबर का होता है। तो इस तरह से 7 हो जाएंगे आपके 1750 नंबर के, ठीक। इसके बाद जब आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आप आएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू राउंड जो आपका होता है वो तो आएगा 275 नंबर का। अब जो मेरिट आपकी बनती है ना, वो 275 नंबर प्लस 1750, इन दोनों को मिला के बनती है। तो ये कितनी मेरिट बनती है आपकी? मेरिट बनती है आपकी 2025। इस नंबर के ऊपर फिर मेरिट बनती है, उसके हिसाब से आपको कैडर और आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट और कैडर दोनों अलॉट कर दिए जाते हैं। कैडर से मतलब यहाँ पर ये है कि आप हर स्टेट को यहाँ पर एक कैडर में बांट दिया जाता है, तो आपकी प्रेफरेंस जो होगी ना, उसको उस आपके नंबर के अकॉर्डिंग इसे दे दिया जाता है। तो ये तो हमने बात की किसकी, सिविल सर्विस क्या होता है, कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब हम चलेंगे डिटेल सिलेबस एनालाइज पे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है कि यूपीएससी किन किन जॉब्स के लिए सिविल सर्विस के एग्जाम जो कंडक्ट करवाती है, उसमें कौन से आपको जॉब प्रेफरेंस दी जाती हैं। पहला आपका होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस, जिसे आईएएस एग्जाम भी बोला जाता है। इंडियन फॉरेन सर्विस, ये आईएफएस 2 तरह के होते हैं, एक तो फॉरेन सर्विस होता है, एक फॉरेस्ट सर्विस होता है। तो ये इंडियन फॉरेन सर्विस है, यानी जो विदेश में सेवाएं देती हैं। आपने देखा होगा कि दूतावास में जो एम्बेसीज होती हैं, दूतावास होते हैं, या फिर कॉन्सुलेट होते हैं, या फिर यूएन है, उसमें जो ऑफिसर जाते हैं वो इसी एग्जाम क्रैक करके जाते हैं। फिर आपका आता है इंडियन पुलिस सर्विस और आईपीएस, ये तीनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ग्रुप ए की कई सारी जॉब इसमें होती हैं, जैसे कि जो टॉप में आते हैं ना, टॉप 100, टॉप 200, उनकी प्रेफरेंस वो तीनों जॉब में से कोई एक रहती है।
फिर जो बाकी के पीछे के नंबर वाले आते हैं उनकी जो प्रेफरेंस रहती है वो कुछ इस प्रकार होती है। लिस्ट ये ग्रुप ए की सर्विसेज हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विस द्वारा ली जाती हैं। इंडियन P&T अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज और IRS। ये जॉब भी काफ़ी फेमस है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज। फिर इसके अलावा जो आगे हैं वो कौन सी हैं, वो हैं इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे पेंशनर सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर है आपकी इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए और इंडियन कॉरपोरेट लॉ सर्विसेज। इसके अलावा कई सारी लिस्ट ऐसी है जो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँ, वहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके द्वारा। ये इसमें क्या दो तरह के एग्जाम होते हैं। एक तो आपका प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक परीक्षा जो ऑब्जेक्टिव होती है, फिर आपकी आती है जो इसमें सेलेक्ट होकर आते हैं ना, फिर वो आते हैं आपके यहाँ पर मेंस में। तो हम एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है यानी प्रारंभिक परीक्षा है उसके पैटर्न और सिलेबस के बारे में। ये जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये इसमें आपके कितने पेपर होते हैं, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप से मतलब जैसे आपने केबीसी देखा होगा, उसमें एक क्वेश्चन रहता है, 4 उसके आंसर रहते हैं, 4 में से कोई एक आंसर सही होता है, वो आपको चूज़ करना होता है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि सही पूछा गया है या फिर उनमें से गलत पूछा गया है। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है आपका। फिर आपका दूसरा जो ये हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। 2 कंपलसरी पेपर होने आपके, हर पेपर आपका 200 नंबर का होता है। तो टोटल कितने हो गए, 400। इनमें 400 का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों की मिलकर आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट बनती है आपकी वो जीएस के ऊपर बनती है। इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं, एक तो होता है आपका जीएस, दूसरा होता है आपका सीसेट। इसे हम बोलते हैं पेपर 1, इसे हम बोलते हैं पेपर 2, ठीक ना। ये पेपर 2 है, ये पेपर 1 है। तो यहाँ पर जो इसके हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। फिर यहाँ पर बात की गई है कि टाइम ड्यूरेशन जो रहती है 2 घंटे रहती है जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनके लिए। और फिर जो ब्लाइंड कैंडिडेट होते हैं या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले होते हैं, इन लोगों के लिए क्या किया जाता है, इन लोगों के लिए 20 मिनट हर घंटे पर एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। फिर आता है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में क्या रहता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग में आपका देखता जाता है 1/3 ऑफ मार्क्स इज नेगेटिव। यहाँ पर जैसे कि 1/3 बोल सकते हैं यार, आप 0.33 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव जैसे 3 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन को आपका काट दिया जाएगा। इसमें ये प्रोसेस चलती है। जैसे कि टोटल 100 क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, आपने उसमें से 40 केवल यहाँ पर सही किए, यहाँ पर मतलब अटेम्प्ट किए हैं, सही नहीं किए, अटेम्प्ट किए हैं आपने, केवल 40 का आंसर दिया है। उसमें से आपके 30 गलत हैं और 10 सही हैं। तो 30 के चक्कर में ना आपके 10 गलत जाएंगे, क्योंकि एक के चक्कर में 3 के चक्कर में एक सही जाता है आपका, तो 30 के चक्कर में 10 आपके चले जाएंगे, तो आपके नंबर कितने रहेंगे, 0 रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की जाती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो केवल पहली जो प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जाम होती है ना, उसी में की जाती है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर आपका आता है मीडियम ऑफ एग्जाम। मीडियम ऑफ एग्जाम ये आपका बायलैंग्वेज होता है, इसमें पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रिंट होके आता है। तो ये आपकी जो प्रोसेस थी वो हमने देखी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं, ठीक है, और फिर सिलेबस क्या रहता है। इसमें आपसे जो जीएस का पहला पेपर होता है ना, जिसे हम जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 बोलते हैं, ये प्री की बात हो रही है। यहाँ पर जो पहला पेपर होगा आपका, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा, यानी टोटल कितने 200 नंबर। और कितने टाइम में आपको कंप्लीट करने हैं, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 2 घंटे। अब इसमें जो सिलेबस है ना, इसमें सिलेबस क्या है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जो सिलेबस है ना, जो प्रीलिम्स एग्जाम का है, उसमें क्या क्या ऐड किया गया, इसमें किया गया है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाक्रम। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत एवं विश्व का भूगोल, भौतिक सामाजिक और आर्थिक। साइंस, जनरल साइंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस के बेसिकली 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेटेज ज़्यादा रहता है।
फिर इसके बाद आपका आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, नीति अधिकार संबंधी मुद्दे। फिर यहाँ पे पॉलिटी का आपका जो राज्य व्यवस्था रहती है उससे संबंधित। फिर आपका आता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स etc। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनांकिकी, सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम आदि। फिर है आपका जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। यहाँ पर क्या है, पर्यावरण पारिस्थितिकी है आपका। फिर उसके बाद है आपका जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि आपको यहाँ पर विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सीसेट था, सॉरी ये हमारा जीएस था, इसमें हमने बात की किसकी, जो हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे उसकी। जो आपकी लिस्ट बनती है ना प्री की, वो आपकी केवल जीएस के बेस पे बनती है। सीसेट जो आपका है वो पूरा क्वालिफाई रहता है। इसमें क्या प्रोसेस रहती है, इसमें प्रोसेस रहती है आपसे टोटल, इसमें आपसे टोटल कितने 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका भी टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं 200, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2.5 यानी कि 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है। इसका भी टाइम ड्यूरेशन वो कितना है 2 घंटे रहता है नॉर्मल पर्सन जो होते हैं उनके लिए। यहाँ पे 80 क्वेश्चन में से आपको कितने सही करने होते हैं, इसमें से आपको 80 में से केवल 28 क्वेश्चन सही करने होते हैं। ये कहना आसान है कि 80 में से 28 क्वेश्चन सही करने हैं केवल, लेकिन ये एग्ज़ाम जो ऐसा है कि इसमें काफ़ी टफ चीज़ें पूछी जाती हैं। ज़्यादा एग्जाम एक्स्ट्रा लेवल इसका रहता है टफ का, तो इसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर जो सीसेट का सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है कॉम्प्रिहेंशन यानी अवबोध क्षमता, फिर इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक कौशल सह संप्रेषण कौशल, फिर लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तर्कसंगत विवेचना एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता, बेसिक न्यूमेरेसी, बुनियादी सांख्यिकी योग्यता, नंबर एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड etc। ये 10th लेवल का पूरा आपका मैथ पूछा जाता है यहाँ पर। डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी etc क्लास 10th लेवल। यहाँ पर जो ये वाला टॉपिक है ना डाटा इंटरप्रिटेशन वाला, आंकड़ों का विश्लेषण, चार्ट, ग्राफ, तालिका इत्यादि के द्वारा, ये 10th लेवल तक का होता है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा एडवांस लेवल रहता है। तो इसे आप अच्छे से करें, क्योंकि जब आप इसका एक क्वेश्चन बनाएंगे ना उसके साथ में आपके 5 से 6 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर किसमें, आपका सी सेट में क्वालिफाई करवाने में। तो ये हमने बात की किसकी, अपनी सी सेट की। तो इसमें आपको कितने 80 में से कितने नंबर लेके आने हैं, 80 में से आपको लेके आने हैं 28 नंबर, फिर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है। ये हमने यहाँ बात की किसकी, सी सेट की। अब हमने यहाँ पे कौन सा पोर्शन खत्म कर लिया, अपने यहाँ पे पोर्शन खत्म कर लिया प्रीलिम्स वाला, ये वाला पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब हम आएंगे किस पर, मेंस पर। जो मेंस की प्रोसेस होती है उसमें क्या प्रोसेस रहती है, इसमें आपसे एक तो ऐसे का क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि निबंध, फिर आपसे 4 जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4। इनकी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। 4 जीएस के होने के बाद फिर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट आते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एक लेना पड़ता है, जिसके आपके एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक ही सब्जेक्ट के 2 पेपर। जैसे कि आप जो हिस्ट्री लेंगे तो पहला जो पेपर होगा वो आपका होगा एंशिएंट और मिडिवल, फिर दूसरा आपका ब्रेक देने के बाद फिर दूसरा पेपर होगा वो होगा आपका मॉडर्न और वर्ल्ड। इस तरह से यहाँ पर ऑप्शनल के सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं। ऑप्शनल के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कैसे ऑप्शन चूज करना चाहिए, इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में अलग से वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, ऐसे हो गया आपका जीएस हो गया और ऑप्शनल हो गया। फिर इसके साथ में आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं। लैंग्वेज पेपर में आपको एक तो इंग्लिश लेनी होती है, इंग्लिश कंपलसरी है कि इंग्लिश आपको लेनी ही लेनी है, और दूसरा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल है ना, 8वीं अनुसूची, उसके अंतर्गत जितनी भी लैंग्वेज दी गई हैं उनमें से कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश और आपकी एक कोई भी लैंग्वेज, तो इन्हें आपको क्वालिफाई करना होता है। अब जो ये दोनों क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, इनका जो नेचर होता है वो क्वालिफाइंग होता है। 300 में से आपको इसमें नंबर लाने होते हैं। बाकी का जो यहाँ पर पेपर रहता है ना, ये इनको मिला के जो मेंस की लिस्ट बनती है वो बनती है, फिर वो उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, कितने नंबर आते हैं आपको, उस हिसाब से फिर आप इंटरव्यू बोर्ड के लिए जाते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग है।
जब आप इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करेंगे ना तभी आपकी ई कॉपी चेक होती है, नहीं तो ई कॉपी आपकी रद्दी मान ली जाती है। ठीक, अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, जो सिलेबस है हमारा मेंस का उसके बारे में। अब यहाँ पे बात की गई है, जो यहाँ पे दो बात की गई, एक तो क्वालिफाइंग तरह के पेपर होते हैं आपके जो हमने बात करा था, एक तो इंग्लिश का और दूसरा किसका, जो आपकी एक लैंग्वेज आपको चूज़ करनी पड़ती है एक शेड्यूल, एट्थ शेड्यूल में से। तो यहाँ पर जो पेपर ए होगा, जो आपकी खुद एक लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 300 नंबर का। और इंग्लिश का पेपर भी आपका कितने का होगा, 300 नंबर का। अब इन दोनों पेपर को आपको पेपर में से आपको मिनिमम 25% नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप 25% नंबर लेके नहीं आ रहे हैं ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और फिर आपकी जो मेंस की कॉपियां हैं, ऐसे की हुई, GS 4 हुए, फॉर ऑप्शनल हुए, वो कॉपियां आपकी चेक नहीं की जाती और फेंक दी जाती है डस्टबिन में, ये मान लीजिए आप तक। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिफाई करना आपको कंपलसरी है। इसी के बाद जब आप यहाँ पर फिर जब आपके क्वालिफिकेशन वाले जो पेपर होते हैं उनके बाद बात करेंगे हम किसकी, GS की, जिनके ऊपर मेरिट बनती है। GS मतलब निबंध, 4 GS के पेपर और 2 ऑप्शनल पेपर। तो यहाँ पर हम GS की बात करेंगे। GS में ना आपके जो पेपर 1 होता है वो आपका किसका होता है, वो आपका ऐसे का होता है। यहाँ पर आपसे 250 नंबर का ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे 250 नंबर का ऐसे पूछा जाता है। ऐसे में आपसे क्या क्या आप फिर आपका होगा दूसरा पेपर में आपका जनरल स्टडीज़ आएगा। जनरल स्टडीज़ आपका कितने नंबर का होगा, 250 नंबर का, ये भी होगा। फिर आपका आता है पेपर 3, ये भी 250 नंबर। पेपर 4 250 नंबर। इनके बारे में हम डिटेल जो चर्चा करेंगे ना वो आगे जाके करेंगे। फिर आपका आएगा क्या इसका, यहाँ पर पेपर 5, ये आपका एथिक्स का होगा, ये भी 250 नंबर का। फिर दोनों ऑप्शनल, तो ये टोटल मिला कितने हो जाएंगे, 1750 नंबर के, और 275 नंबर का आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपका जो टोटल जो मेंस हुआ कितने का हुआ, ये आपका 1750, और आपका जो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू हुआ वो 275, और फिर जो मेरिट बनेगी आपकी वो 25 के ऊपर जाके बनती है। फिर इसी के बाद आपको जॉब और जो जॉब दी जाती हैं, और फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है जॉब, और जो कैडर होता है वो अलॉट कर दिया जाता है जिस हिसाब से आपके नंबर रहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस की। पहले हम बात करेंगे जो क्वालिफाइंग पेपर हैं हमारे 2, उनके बारे में। जो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर में क्या क्या सिलेबस रहता है, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, जो एक पैसेज दिया जाता है उसकी कॉम्प्रीहेंशन करनी होती है। फेसिस राइटिंग, इसमें आपको एक स्टोरी दी जाती है, उसे आपको उसके मूल स्वरूप को न बदलते हुए उसको शॉर्ट में करके लिखना होता है। यूसेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे, ये सब आपको यहाँ पर देना होता है। इसी तरह आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो जो दूसरा एक और इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है जो 8th शेड्यूल में दिया गया है, उसमें भी ये सब पूछा जाता है। कौन सा, क्या, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, फेसिस राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट ऐसे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा, ये सब यहाँ पे बात की गई है। फिर जब आप इसे पास करते हैं ना, फिर जो आपके क्वालिफाइंग पेपर का फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है ऐसे का पेपर। ऐसे के पेपर में आपसे 2 ऐसे लिखने के लिए बोले जाते हैं। ये टोटल कितने नंबर का आता है, ये भी आपका आता है 250, सॉरी ये भी आपका कितने नंबर का आता है, ये भी आपका आता है 250 नंबर का। ठीक ना, इसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, यानी कि एक ऐसे आपका 125 नंबर का रहता है। अब ऐसे की प्रोसेस क्या रहती है, जैसे एक ऐसे दिया जाएगा उसके अंदर आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन से आपको किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर ऐसे लिखना होगा। ऐसे आपका दूसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक ऐसे के ऊपर आपको लिखना है। तो इस तरह से आपसे 125 नंबर के 2 ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 250 नंबर का पहला पेपर आपका हो जाएगा। ऐसे के बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पर आप दूसरे पहले पेपर में पहुँच जाते हैं, जो कि हमारे जनरल स्टडीज़ के हिसाब से तो पहला पेपर होगा, लेकिन पेपर नंबर 2 ये हायरार्की में होगा। इसमें क्या क्या है, इसमें आपसे सिलेबस जो पूछा जाता है वो इसमें क्या क्या पूछा जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे, सभी सब्जेक्ट को अलग अलग लेके। इसमें आपसे मुख्यतः क्या पूछा जाता है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी, मेनली इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी इंडिया की और वर्ल्ड की, और सोसाइटी यानी कि समाज, यहाँ पर ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। अब हम डिटेल एनालाइज करेंगे। पहला जो पॉइंट इसमें दिया गया है, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, मतलब कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक ना, फिर इसका जो दूसरा है वो क्या है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल of the 18th century until the
प्रेजेंट सिग्निफिकेंस इवेंट्स पर्सनैलिटीज एंड इशूज़। 18वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्तित्व विषय, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है। इसकी जो हिंदी में PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर तीसरा जो टॉपिक है वो है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। स्वतंत्रता संग्राम, इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति और उनके महत्वपूर्ण योगदान। फिर है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। अगला जो है वो है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें आपसे पूछा जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध, विड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद, डीकॉलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, पॉलिटिकल फिलोसफीज, राजनीतिक दर्शन जैसे कि कम्युनिज्म, साम्यवाद, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद और सोशलिज्म, समाजवाद, इन सब के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आपका आता है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या, पॉपुलेशन और उसके बाद एसोसिएटेड इशूज यानी समृद्ध मुद्दे, पॉवर्टी गरीबी, डेवलपमेंट इशूज विकासात्मक विषय, अर्बनाइजेशन शहरीकरण, उनकी देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज मतलब कि उनकी समस्या और रक्षोपाय, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, ये टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और टॉपिक हैं। जो आपका अगला टॉपिक है ये क्या है? सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रिऑर्गेनाइजेशन एंड सेकुलरिज्म, जैसे कि भारतीय सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, यानी कि विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हुए विश्व से भारत सहित विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्यमों को स्थापित करने की जिम्मेदार कारक, ये सब यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर वन का सिलेबस है। इसके बाद यहाँ पे एक टॉपिक और है, ये कौन सा है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा? इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिनन, जैसे कि अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ज्वालामुखी हलचल, साइक्लोन, चक्रवात। फिर ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फ्योना। उसके बाद एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आपका पेपर नंबर 2 आता है। पेपर नंबर 2 में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाता है? पेपर नंबर 2 जो वैसे आप हायर में देखेंगे, पहला पेपर हमारा जीएस वो ऐसे का था, दूसरा हमारा GS 1 का था, तीसरा हमारा GS 2 का हुआ। ठीक, इसमें क्या पूछा जाएगा? इसमें आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप पूछा जाएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं? इसमें टॉपिक होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग्स यानी कि ऐतिहासिक आधार, एवोल्यूशन विकास, फीचर्स विशेषताएं, अमेंडमेंट्स संशोधन, सिग्निफिकेंस प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत इसकी या फिर आधारभूत संरचना, बुनियादी संरचना। इसके बाद पूछा जाता है, ये पेपर का जो सिलेबस काफ़ी लंबा होता है आपका, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इशूज चैलेंजेस, मेंटेनिंग ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट devolution of powers and finance up to the local levels and challenges therein।
संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का स्थानांतरण और उनकी चुनौतियां। फिर आपका तीसरा जो टॉपिक है वो क्या है, विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस, विवाद और निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, ये यहाँ पर टॉपिक है। फिर अगला जो टॉपिक है आपका वो है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स विद द दैट ऑफ अदर कंट्रीज। यहाँ पर भारतीय जो संविधान है उसकी तुलना की जाती है किसके, दूसरे देशों के संविधान के साथ में। अभी हम जो एक सीरीज लेके आए जिसमें हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, उसके 6 लेक्चर आ चुके हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान हम जो पढ़ रहे हैं ना, उनकी भी विश्व के दूसरे देशों के साथ में तुलना करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। फिर आपका आता है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। संघ और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, इन सब की यहां पर बात की गई है। फिर आता है यहां पर क्या, फिर यहां पर आता है स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। कार्यपालिक न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य एवं विभाग, दबाव समूह, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। फिर इसका जो अगला टॉपिक है वो कौन सा है, वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। फिर अगला जो है उसमें बात की जाती है आपकी किसकी, अगले जो टॉपिक में बात की जाती है आपकी वो आता है आपका अपॉइंटमेंट्स ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति एवं विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी और वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड interventions for development in various sectors and issues arising out of these design and implementation। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो क्या है, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज, एचएससी, स्वयं सहायता समूहों, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, डोनर्स, चैरिटीज, लोकोपकारी संस्थाओं, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर स्टेक होल्डर्स, अन्य पक्षों की भूमिका, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। फिर आपसे आता वेलफेयर स्कीम्स ऑफ वर्नेबल सेक्टर्स ऑफ द population by the center and the state and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions and bodies constituted from the protection and betterment of these vulnerable sectors। केंद्र और एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं तथा इन योजनाओं का कार्य निष्पादन इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि और संस्था एवं निकाय, यहाँ पर इसकी बात की जाती है। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, विकास संबंधित मुद्दे। इसमें क्या आता है, इसमें आपका आता है हेल्थ, जो सोशल सेक्टर की बात की जाती है, इसमें आता है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा और मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर जो अगला आपका टॉपिक आता है वो आता है इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय। फिर अगला जो टॉपिक है वो आपका किससे रिलेटेड है, वो आपका ई गवर्नेंस, यानी जो ई गवर्नेंस है ना, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उससे रिलेटेड है। यहाँ पे क्या है, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग, मॉडल्स, सक्सेसेस, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता और इंस्टीट्यूशन एंड अदर मीजर्स, इसकी यहाँ पर बात की जाती है। फिर अगला जो इसमें टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा टॉपिक और अच्छे हैं, वो क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। इसके बाद आपका टॉपिक आता है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इसमें इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। फिर बायलैटरल रिलीजन,
bilateral, regional and global groupings and agreements involving India and or affecting India's interests. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और उनका अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। फिर यहाँ पे बचते हैं 2 टॉपिक बस, हमारा पेपर 2 भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया डायस्पोरा। भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय। इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसी एंड फोरा देयर स्ट्रक्चर मैंडेट। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना आदि देश, इन सब के बीच में बात की जाती है। फिर इसके पेपर के बाद हमारा कौन सा पेपर आएगा? पेपर 3 का पेपर आएगा पेपर 4, जो हमारा इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है। इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें आपसे पूछा जाता है टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। और इसका जो सिलेबस है, इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है आपसे? इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, विकास तथा रोजगार से संबंधित और संसाधनों को जुटाने से संबंधित। इसका जो अगला आता है वो है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज राइजिंग फ्रॉम इट, गवर्नमेंट बजटिंग यानी सरकारी बजट। फिर है अगला जो आपका मेजर क्रॉप्स यानी मुख्य फसलें, क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो खेती करने का जो पैटर्न होता है उसके बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण, परिवहन और विपणन, मार्केटिंग, विपणन, ठीक, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कंस्ट्रक्शंस, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, इन सब की चीज़ों में हमें पूछा जाता है। फिर जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वो है हमारा इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्मर सब्सिडीज, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स, पब्लिक पीडीएस पब्लिकेशन सिस्टम फंक्शनिंग, लिमिटेशंस, रिवैम्पिंग, इशूज ऑफ बफर स्टॉक्स, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक्स एंड एनिमल रियरिंग। अरे यहाँ पर आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो आप पाएंगे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पूछी जाती हैं, क्योंकि ये आप देखेंगे जैसे कि पीडीएस हुआ या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हुआ, ये भी करंट में न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए इससे आपसे पूछे जा सकती हैं। फिर आपसे आता है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। और फिर जो मुद्दे हैं उससे संबंधित, जैसे कि उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति और खाद्य श्रृंखला, ये सब चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। फिर जो अगला आपका टॉपिक है वो क्या है? लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत में भूमि सुधार। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, चैलेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा यहाँ पे। इससे संबंधित क्या है? ये आपका उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और तथा औद्योगिक विकास पर इसका प्रभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स और आपका रेलवेज, बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, जो बंदरगाह होते हैं वो, रोड्स, एयरपोर्ट्स और रेलवेज, इनके संबंधित यहाँ पे बात की जाती है। क्योंकि जो आपके यहाँ जो बाहर की कंपनियाँ होती हैं वो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती हैं, तभी वो आपके यहाँ निवेश करती हैं, इसलिए यहाँ पे निवेश को मजबूत करना ज़्यादा जरूरी होता है। निवेश मॉडल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स इन द डेली लाइफ। साइंस और सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कई सारे मुद्दे। अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन साइंस, भारत के जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या अचीवमेंट्स किए साइंस में, वो इंडिजेनाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट न्यू टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आपका जो आता है अवेयरनेस इन द
fields of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues related to intellectual property rights. Conservation, environment pollution and degradation, environmental impact of assessments, disaster management and disaster management, आपदा और आपदा प्रबंधन, leakage between development and spread of extremism, role of external state and non-state actors in creating challenges to internal sectors. फिर यहाँ पर बात की जाती है साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन, इट्स प्रिवेंशन, यानी कि जो यहाँ पर जो बात धन शोधन एवं इसे रोकना, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इनकी यहाँ पर बात की जाती है। फिर अगला जो टॉपिक दो बचते हैं आपके, वो कौन कौन से हैं, वो है आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से रिलेटेड, सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियाँ, सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड विथ टेररिज्म, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। फिर वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, विभिन्न सुरक्षा बल तथा संस्थान तथा उनके अधिदेश। फिर ये इसके बाद आपका जो जीएस का लास्ट पेपर बचता है, ये कौन सा है, ये आपका इथिक्स के रिलेटेड होता है। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है आपका केस स्टडीज प्लस थ्योरेटिकल इथिक्स। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें आपसे जो पूछे जाएंगे ना, मुख्यतः 3 टॉपिक रहते हैं इसमें। कौन कौन से, इथिक्स, इसे बोलते हैं नीतिशास्त्र, इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा और एप्टीट्यूड, अभिरुचि। अब इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि एक तो इसमें ये भी क्वेश्चन आपका जो कितने नंबर का होता है, ये भी आपका 250 नंबर का होता है। इसमें 250 नंबर का, इसमें आपसे मेनली 122 to 125 नंबर की आपसे क्या पूछी जाती है, केस स्टडीज पूछी, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है, फिर उसको आपको सॉल्व करना होता है। फिर और 125 नंबर की आपकी क्या होती है, यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल जो आती है वो आती है, जो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड होती है। अब इसका जो सिलेबस है ना, उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें कहा गया एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, determinants and consequences of ethics in human actions, dimensions of ethics in private and public relationship, human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reforms and administrations, role of family, society and educational institutions in inculcating values, नीति शास्त्र और मानवीय सह संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सारतत्व, इसके निर्धारित और परिणाम, नीति शास्त्र में के आयाम, निजी सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, भारतीय मूल्य, महान नेताओं सुधारकों, यहाँ पर बात की गई थी कहाँ, हाँ ये भाई, ग्रेट लीडर्स टीचिंग, और उसके बाद समाज शैक्षिक संस्थाओं की भूमिका। ये हमारा पहला टॉपिक है। इसके बाद दूसरा जो आता है वो एटीट्यूड से रिलेटेड है, यानी कि अभिरुचि। इसमें कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड परसुएशन, अतिवृत्ति, सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार और तथा आचरण, राजनीतिक और अभिवृत्ति, सामाजिक प्रभाव और धारण। इसकी पूरी जो पीडीएफ है ना इंग्लिश हिंदी, मैं आपको एक टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर इसका जो अगला टॉपिक है वो उसमें क्या है, इसमें एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। यहाँ बात की गई एप्टीट्यूडनल एंड सिविल सेवकों के अभिरक्षा और बुनियादी मूल्य, फाउंडेशनल वैल्यूज यानी बुनियादी मूल्य, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी यानी भेदभाव रहित, नॉन पार्टनरशिप, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, डेडिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कॉम्पेशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन, और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता एवं तथा संवेदनशीलता और करुणा की भावना। यहाँ पर ये चीज़ों की बात की गई है। फिर इसके बाद आता है हमारा क्या अगला टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफीज फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत में नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों का योगदान। फिर इसके बाद जो टॉपिक है अगला वो क्या है, वो है
पब्लिक सर्विस सर्विसेज वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स, एथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कंसाइंसेस एज सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relations and funding corporate governance। इसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। ये क्या है, लोक प्रशासन में, इसमें क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है लोक प्रशासन में लोक सेवक और तथा सेवा मूल्य तथा नीति शास्त्र की स्थिति एवं तथा समस्याएं, सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, फिर इसमें आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा विधि संस्थानों में नैतिक मुद्दे, कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था। इसका 2 टॉपिक और बचते हैं हमारे, ये कौन से हैं, ये हमारा प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन में ईमानदारी, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवा की अवधारणा, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी, ईमानदारी और शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, सूचना का सरकारी सूचना का आदान प्रदान और ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, नीति पर आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता, सिटीजन चार्टर्स, नागरिक घोषणा पत्र, वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवरी, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, चैलेंजेस ऑफ कॉरपोरेशन, भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ, चैलेंजेस ऑफ करप्शन। फिर आपका जो लास्ट में आता है वो क्या है, वो आपका केस स्टडीज ऑन द बेसिस ऑफ अबव इशूज। इन सभी से संबंधित कुछ ना कुछ आपकी जो केस स्टडीज बनती है उनमें, तब इसमें बेसिकली आपसे करंट की केस स्टडीज पूछी जाती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा हो कोविड के टाइम पे महाराष्ट्र में एक IAS ऑफिसर था जो ट्रेनिंग ऑफिसर था, उसने वहाँ पर अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को मैनेजमेंट करके रखा था। आसपास के जो और भी जिले थे ना वो ट्रीटमेंट करवाने उसके यहाँ पे जा रहे थे, उसने पहले से व्यवस्था करनी शुरू कर दी थी। कई सारे उसने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए थे और वहीं पे उसने ICU बेड बनवाए थे। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप वहाँ पे होते तो आप क्या सिचुएशन करते। या फिर आपने देखा होगा कि इंदौर में कई बार जो स्वास्थ्य हेल्थ वर्कर थे ना उनके ऊपर अटैक हुआ, तो उसमें आपसे पूछा जाएगा अगर आप उस देश उस इंदौर के DM या फिर SP है और हेल्थ वर्कर्स के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं, वो अपने काम सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे पेंडेमिक में आप क्या डिसीजन लेंगे। तो ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे सिलेबस था। अब इसके बाद बचते हैं हमारे 2 पेपर, कौन से जो ऑप्शनल हैं। ये ऑप्शनल पेपर होते हैं हमारे, यानी कि जो एक आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है, उसके 2 पेपर होते हैं, पहला और दूसरा। इनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना चाहिए, क्या क्या उसमें क्राइटेरिया होने चाहिए और किन किन चीज़ों को देख के आपको ऑप्शनल अपना चूज़ करना चाहिए। इसके बारे में हम अगला वीडियो लेके आएंगे जल्दी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें और शेयर करना न भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बने रहें समृद्धि आइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।